नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला पर स्वागत करता हूं। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों में हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 47 है और उनका गुणनफल 550 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। हमें ऑप्शन दिए हैं 1109, 986, 876 और 1209। यानी दो संख्या उनका योग कितना 47 है और उनका गुणनफल कितना 550 है, तो हमें उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम संख्या मान लेते हैं x और y। तो x प्लस y हमें कितना दे रखा है 47 दे रखा है और x y हमें कितना दे रखा है 550 दे रखा है और हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है। ये हमें कैलकुलेट करना। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2xy इधर आ जाएगा। ये हमसे पूछा गया है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 47 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है 550 और ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्गों का योग पूछा गया है। तो 47 का 47 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 47 का 47 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 49 की 9, 7 4 28 और 4 हमारी हो जाएंगी 32, 4 7 28 की 8 और 16 और 2 18। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2209। 2209 में से हमारा कितना निकल जाएगा 1100 निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2209 में से मैं 1100 हटा दूँ 1109, यानी उनके वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा, वर्गों का योगफल होगा 1109। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 19% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन दिए हमें 50.2% और 41.61%, 32.85% और 11.91%। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है क्या पाई आर स्क्वायर, तो आर में वृद्धि कितनी हो रही है 19% की, तो आर स्क्वायर है, यानी 19 का हमें सक्सेसिव इंक्रीजमेंट निकाल देना है। तो 19% की 2 बार वृद्धि होगी, तो कितना निकलेगा 19 प्लस 19 प्लस 19 का 19 में मल्टीप्लाई करें 361/100, यानी जो त्रिज्या में वृद्धि हुई है 19% की, उसका हमें सक्सेसिव इंक्रीजमेंट निकाल देना है जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3.61 हो जाएगा। 38 में 3.61 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41.61%, यानी 41.61%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, एक ठोस लंबवर्ती शंकु के आधार का व्यास 22 सेंटीमीटर है। इसकी वक्र सतह को 1.4 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की लागत रुपए में कितनी है। ऑप्शन दिया हमें 3006 रुपये, 2904 रुपये, 2807 रुपये और 20 पैसे, 2952 रुपये 40 पैसे। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा क्या है, एक शंकु दिया हमें, इसका व्यास दिया हमें, कितना दिया व्यास दे रखा है 22 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, हाइट में कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या की ऊंचाई एल वो कितनी हो जाएगी, एल जो हमारी हो जाएगी रूट में कितनी हो जाएगी 60 का वर्ग 3600 प्लस ये 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, तो ये हो जाएगी हमारी 1 2 7 और 3721। एल कितनी हो जाएगी, एल बराबर अंडर रूट 3721। तो एल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 61 सेंटीमीटर। और जो हमारा शंकु होता है उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, वो होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। पाई हमारी कितनी 22/7, आर हमारी कितनी 11 और एल हमारी कितनी निकल के आई 61। ये उसका एरिया आ गया और हमसे लागत पूछी गई है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। और पर लागत हमें कितना लगेगा 1.4, यानी 1.4 रुपये हमें 40 पैसे देने हैं 1 सेंटीमीटर के लिए। तो लागत हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो भाई लागत होगी वो हो जाएगी एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 का, तो 22/7 गुणा 11 गुणा 61 और ये 1.4 का, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 0 उनका और 14 पंजे 70। तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 22 × 11 यानी 11 और ये 61/5। तो हम देखेंगे 22 का पहले 61 में गुणा करेंगे तो 22 सेकंड 22 और 22 सिक्का 132। 22 सिक्का कितने होते हैं 132। 132 में हम कितना 2 जोड़ देंगे तो 134। इसमें किसका गुणा करना है 11 का गुणा करना है अपॉन 5। अब आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22 की 2 और 11 से 44, 44 और 2 46, ये 6 हासिल आएगा 4, 11 3 33, 33 और 4
33 और 4 होता है 37 की 7, असला की 3, 11 की 11 और 3 14, यानी अपॉन 5। तो इसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। कितना हमें डिवाइड करना है? 1 4, या यहीं पर हम डिवाइड करते कितना है? 1 4 7 6 2, इसे डिवाइड करना है 5 से। तो 5 दूनी 10, बचेगा 4, 5 निम 45। ठीक है, तो जैसे ही हमारा 29 आया तो यहाँ से हमें ये जो नंबर है हमारा 5 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, तो केवल हमें एक ही ऑप्शन दिया है, वो दिया है 2952.4। और ये ऑप्शन हम अगर टिक करें इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, और ये जो नंबर हमारा 5 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आएगा। 4, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग 52 है। 4 साल बाद बेटे की उम्र पिता की उम्र की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन हमें दिए 2:7, 2:5, 3:8, 1:3। इस क्वेश्चन को हम बिना आयु को माने, एक्स वाई को माने, हम इसे सॉल्व करेंगे। हमसे दिया है ये सन है और ये इसका फादर है। 4 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 1:4 है, यानी इसकी 1 है और इसकी कितनी है? 4 है। टोटल मिलाकर कितना है? 5। और अभी दोनों की आयु का योगफल कितना है? 52, यानी 52 है। तो 4 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि 4 किसकी बढ़ेगी? सन की बढ़ेगी, और 4 साल किसकी बढ़ेगी? फादर की। दोनों की बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8। तो 52 में 8 जोड़ देंगे 60। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 60 दे रखी है। तो एक कितना हो जाएगा? 12। तो 4 साल बाद जो सन होगा वो 12 साल का हो जाएगा, और पिता जो होगा 48 ईयर का होगा, यानी 48 साल का होगा। ये जो उम्र है वो 4 साल बाद की उम्र है। तो प्रेजेंट टाइम में जो सन है वो कितने का? 8 साल का, क्योंकि 4 हम घटा देंगे। और अभी जो फादर है वो कितने का? 44 का है, और दोनों का योग जुड़ के कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। और हमसे पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? अभी लड़का कितने का है? 8 साल का है, और उसका पिता कितने साल का है? 44 साल का है। 10 साल वाला लड़का कितने का हो जाएगा? 18 का हो जाएगा, और पिताजी कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 54 के। ठीक है, और इनका रेशियो पूछा है, तो 18 या 54, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा। यानी 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नंबर 5, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33.1/3 भाग अकेले 15 दिनों में कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन हमें दिए 15 दिन, 10 दिन, 18 दिन और 12 दिन। इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे बोला गया ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 25 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है ना। और बी जो है अकेले इस कार्य का 33/1/3 का मतलब क्या है? 1/3 भाग। ये हो जाए 99, 100/3 आने 1/3 भाग को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा होगा? 45 दिनों में। फिर से देखेंगे, जो बी है अकेले 15 दिनों में कितना कर रहा है? 1/3 भाग कर रहा है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में कर रहा होगा? 45 दिनों में। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या यानी इनका एलसीएम हम ले लेंगे, वो हमारा कितना हो जाएगा? 225, जो हमारा कुल कार्य होगा। और 25 से डिवाइड करेंगे 225 तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। और 225 को डिवाइड करेंगे 45 से कितना है? 5 टाइम्स। यानी ए और बी की दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? 9 है, और केवल अकेले बी की क्षमता कितनी है? 5 है। तो यहाँ से ए की क्षमता हमें निकाल लेंगे आसानी से, कितनी आ जाएगी? 4। फिर से देखेंगे, ए और बी दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 9 है, और अकेले बी की क्षमता कितनी? 5। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4। और हमसे पूछा गया ए इस कार्य का 4/15 भाग, कुल कार्य हमारा कितना है? 225, इसका 4/15 भाग हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 15 एकन 15, और बचे कितने हमारे पास? 15 75, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 60। यानी कि जो हमारा कार्य दिया 225, उसका 4/15 भाग कितना होगा? 60। तो 60 कार्य करना ए को, तो ए कितने दिनों में कर लेगा? 60/4, 4 इसकी क्षमता, यानी कि 15 दिन में ए उस कार्य के 4/15 भाग को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय राशि के आधे से भी 600 रुपये कम है। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय 3:5:6 के अनुपात में किया जाता है, तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है? हमें ऑप्शन दिए 3600 रुपये, 1800 रुपये, 8400 रुपये और 7200 रुपये। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जो परिवार एक्सपेंड कर रहा है और जो बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, सेविंग कितना कर रहा है? 30% सेविंग कर रहा है। तो 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, यानी कि परिवार की कुल आय कितनी है? 10 है, उसमें से वो 3 बचा रहा है। तो 3 बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है? 7 खर्च कर रहा है। और उसने बोला है और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 रुपये कम है। व्यय कितना कर रहा है? 7, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5, और हमारी बचत कितनी है? 3। इन दोनों का अंतर कितना? 600। जो बचत हमारी व्यय के आधे से भी 600 कम है,
तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, यानी व्यय आधा कितना हो जाएगा 3.5 और बचत कितनी है हमारी 3, इनका अंतर कितना है 600। तो 3.5 में से हम 3 को रिड्यूस कर दें जो हमारा 600 है, तो यहाँ से 0.5 की वैल्यू आ जाएगी 600। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000/5, क्यों डेसिमल हटेगा ऊपर जीरो इनक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200। एक की वैल्यू कितनी आ गई 1200, और हमारी कुल जो हमारी वो थी इनकम वो कितनी थी 10, यानी परिवार की आय कितनी थी 10, तो परिवार की कुल आय कितनी हो जाएगी 12000। 12000 में से खर्च कितना कर रहा था वो 7 खर्च कर रहा था, ठीक है ना। एक की वैल्यू 1200 और 7 खर्च कर रहा था, कितना खर्च कर रहा है वो एक्सपेंस जो कर रहा है वो कितना कर रहा है 8400। ध्यान से देखेंगे, अगर हमसे कुल आय पूछी गई होती तो कुल आय कितनी थी 12000, खर्च कितना कर रहा है 7, यानी 84, 8400 रुपये वो खर्च कर रहा है। और वो किस रेशियो में कर रहा है 3:5:6 में, इस रेशियो में कर रहा है। और ये रेशियो किसके दिए हमारे, स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा के। शिक्षा पे कितना कर रहा है खर्च 6 खर्च कर रहा है, टोटल कितना कर रहा है 3 और 5 8, और 8 और 6 कितने होते हैं 14, यानी 14 की वैल्यू दे रखी है 8400। एक बार फिर से देखेंगे, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 की वैल्यू दे रखी है 8400, तो 14 5 7 14 84, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 600। एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 600। और हमसे पूछा गया है तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाए, तो शिक्षा पर कितना व्यय कर रहा है 6 रुपये व्यय कर रहा है, एक की वैल्यू 600 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600। तो शिक्षा पे कितना व्यय हो रहा है 3600 रुपये शिक्षा पे व्यय हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हमें पहले क्या निकालना था, एक्सपेंड कितना कर रहा है और सेविंग, इनका रेशियो निकाल लिया, जो उसने कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमने परिवार की कुल आय निकाली। जैसे ही हमने कुल आय निकाली फिर हमने उसका एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च है वो निकाल लिया, वो कितना है 7 है, यानी 8400 रुपये है। और 8400 उसने डिवाइड किया 3:5:6 में, यानी 14 की वैल्यू 8400 दे रखी, एक की वैल्यू 600 आएगी, और 6 को खर्च कर रहा है वो शिक्षा पर, तो कितना 3600 रुपये वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।